नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में अपन बात करें तो 3 अनुच्छेद अपने आते हैं, अनुच्छेद 74, 75 और 78। छोटा सा टॉपिक है एक अपना। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद का मुखिया होता है कौन? प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। इस बात का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 74 में। कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 74 में। अब देखो, अपन ने राष्ट्रपति पढ़ते टाइम पढ़ा था कि कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सभी राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। और राष्ट्रपति के अधीनस्थ अपने पढ़े थे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद जो होती है इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के बारे में अपन बात करें तो 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, ये बहुत अच्छी बात है। 2002 के तहत मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि मंत्री परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो लोकसभा का अधिकतम 15% हो सकती है। कितना हो सकती है? 15%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यही बात है वो विधानसभा के लिए अपने केंद्र राज्य सरकार में लागू है। तो राज्य सरकार में भी यही है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, अब केंद्र सरकार में लोकसभा आती है तो राज्य सरकार में विधानसभा आ जाएगी। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अब देखो अपन बात करें 15% से ज़्यादा का मतलब, भारत में लोकसभा जो है, अपने जो लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य संख्या अपने कितनी है? 545। यानी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। जबकि अधिकतम आपको पता है कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं अपने 552, लेकिन वर्तमान में कितने? 545। अब 545 का 15% निकालो आप, तो 545 गुणा 15 और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में 100 काटो। इसे कितने से कट जाएगा? 5 से कट जाएगा ना। तो इसे काटो 5 से, 5 एकम 5, 4 में जाता नहीं 0 और 9 पंजो 45, और इसे काटो 5 से 20 बार, फिर काटो इसे 5 से, ये 3 बार, ये 4 बार। अब काटो 109 को 3 से गुणा करो, 9 × 27, हाथ की 2, 0, 2 के 2 और इसमें भाग दो आप 4 का, तो 8 चौक 32। इसके बाद में 7 में जाता नहीं तो 0, 7 के आगे 4 एकम 4, तो 81 लगभग। अब इससे ज़्यादा आएंगे, 81 पॉइंट समथिंग आएंगी। तो अब अगर भारत में मंत्रियों की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? 81। यानी अब अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम मंत्री जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 81। कैसे? अब 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, अगर इससे ज़्यादा गया,
इससे ज़्यादा अगर 82 गया तो 82 जाते ही क्या हो जाएगा, सदस्य संख्या जो अपना क्राइटेरिया है 15%, इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम मंत्री भारत में लगभग कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं। और ये जो संविधान संशोधन जो हुआ था कौन सा था, 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। यानी कि आप जितनी मर्जी चाहे उतने मंत्री आप बना नहीं सकते, अधिकतम आप कितने मंत्री बना सकते हो, 81 मंत्री भारत में आप बना सकते हो। तो अनुच्छेद 74 के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और मंत्री परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 75 के बारे में देखो, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित अपने 3 अनुच्छेद हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। पहले में है कि मंत्री परिषद के गठन की बात कही गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 75 के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद 75 जो है इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब देखो यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था और प्रश्न ये था कि भारत का प्रधानमंत्री होता है ऑप्शन निर्वाचित, ऑप्शन नंबर 2 मनोनीत, ऑप्शन नंबर 3 नियुक्त और ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता वो ना तो निर्वाचित होता ना वो मनोनीत होता, प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, नियुक्त होता है और नियुक्ति उसकी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति है वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये भी तो काम की बात है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब इस बात को आप समझो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या लोकसभा में सबसे बड़े दल, बात कहाँ से आती है, लोकसभा से, क्योंकि सरकार जो बनती है लोकसभा से बनती है। बहुमत प्राप्त दल का मतलब क्या होता है, अभी देखो अपन ने बात की थी कि भारत में लोकसभा की कुल सीटें वो कितनी है, 545। अब किसी भी दल को भारत में बहुमत प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करनी जरूरी होती है कि वो बहुमत प्राप्त उसे हो जाए। तो 545 में से अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी 272 सीट जीत लेती है, यानी लोकसभा में 545 में से 272 सीट जिस पार्टी को मिलती हैं वह पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेती है। और जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है ऐसी पार्टी का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है। अब या तो उसे 272 वोट मिल जाए तो बहुमत प्राप्त हो जाता है, या सबसे बड़े दल, अब मान लीजिए कि 272 वोट किसी को नहीं मिले, अब मान लीजिए 2 बड़े दल हैं जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है। अब मान लीजिए कांग्रेस को यहाँ से मिली 258 सीट और बीजेपी को मान लीजिए मिल गई 270 सीट, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 8। टोटल सीट कितनी हो गई, 8।
7 और 5 12, 528, जबकि है कितनी 545। अब मान लीजिए बाकी की सीटें और पार्टियों की हैं, जैसे और अपन बात करें यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस को मिल गई मान लीजिए 8, तो 536 हो गई। इसके अलावा और भी है, जैसे आरएलपी है, इसकी है 1 सीट, तो 37 हो गई। इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों के पास कितनी बच गई, 8 सीट बच गई। तो 8 8 16, 17 और 28 कितने हो गए टोटल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करेंगे, इनके पास कितनी सीट है 270। अब इनको सरकार बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए 272। अब इनको कितने व्यक्ति और चाहिए 2 व्यक्ति और चाहिए। अब ये क्या करेंगे, तृणमूल कांग्रेस से समझौता करेंगे कि आप अपने 8 सांसद हमारे पास लेके आओ, हम सरकार बनाएंगे। तो सबसे बड़ा दल कौन सा हो गया, बीजेपी हो गया। 8 और लोग इनके पास आते ही, लोग इनके पास कितने हो गए 278, 278। तो ये एक बार फिर बहुमत में आ जाते हैं, हालांकि है ये गठबंधन लेकिन बहुमत में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुमत प्राप्त दल या सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ से देखो मैं बताऊं कि ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है वह किसी सदन का सदस्य होना उसके लिए जरूरी है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यानी कि किसी बाहर के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना वो राज्यसभा का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करें, एक अपने प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा, जिनका पूरा नाम है हैदर अली डेडेगौड़ा देवगौड़ा। तो इन्हें जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनते समय ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य। लेकिन इसके बाद में क्या किया, कर्नाटक विधानसभा से इन्होंने त्यागपत्र देकर के और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। कहाँ की सदस्यता ग्रहण की, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी का भी सदस्य नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, चाहे तो वह लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करे और चाहे तो वह राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करे। तो ये बात है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। और ऐसा जो व्यक्ति जो किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, उसे अगर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, चाहे तो वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करे, चाहे तो वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करे। उदाहरण के तौर पे अपन ने पढ़ा कि एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, उस समय ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन इसके बाद में इन्होंने 6 माह के अंदर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में। लास्ट अनुच्छेद जो अपना आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के बारे में अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उससे कार्यों का ब्यौरा मांग सकता है। अनुच्छेद 78 कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से कार्यों का ब्यौरा यानी विवरण मांग सकता है।
यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने क्या क्या कार्य किए हैं, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ने मिलकर के जो कार्य किए उन कार्यों का विवरण जो है वो राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे मांग सकता है? प्रधानमंत्री से या मंत्री परिषद से। और ये विवरण कौन से अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? अनुच्छेद 78 के तहत मांग सकता है। और ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया था। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, कईयों ने अनुच्छेद 75 किया, कईयों ने 78 किया। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 78। इसके बाद में अपन बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में, कौन सा प्रधानमंत्री कब बना, कितना उसका कार्यकाल रहा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।